दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम से एमएस यूट्यूब चैनल पर। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का बिल्कुल नया मॉडल पेपर A50,000 कोड A50,000 कोड का क्लास 9th साइंस का ये पेपर देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में 3 घंटे 15 मिनट 70 नंबर का पेपर होता है, 3 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो चलो देख लेते हैं इस पूरे पेपर को। सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना है कि आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो। अपने सिटी या विलेज का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है आपको। इसके बाद बात करते हैं यूपी बोर्ड का। ये मॉडल पेपर है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, सभी बोर्ड स्टेट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट पेपर है। तो वीडियो लास्ट तक सभी देखेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम निर्देश पढ़ लेते हैं जल्दी से। 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। यह 2 खंडों में विभाजित है, आ और बा। खंड आ में 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न है, मतलब एमसीक्यूज हैं, जिनको ओएमआर शीट पर करना है। और खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है, जिनको कॉपी पर आपको सॉल्व करना है, उनके उत्तर लिखना है। प्रत्येक खंड 3 उपखंडों का और का खा गा में विभाजित है। का में फिजिक्स, खा में केमिस्ट्री और गा में बायोलॉजी है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं। अपने उत्तर की पुष्टि करने के लिए स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। सबसे पहले देखेंगे खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनके उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देने होते हैं। यूपी बोर्ड में, बाकी बोर्ड में भी यही व्यवस्था लगभग लागू है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से सदिश राशि कौन सी? उपखंड का, ठीक है। खंड का में उपखंड, खंड आ में उपखंड का क्या है? ये फिजिक्स के प्रश्न है, मतलब बच्चों भौतिक विज्ञान के प्रश्न है इसमें, ठीक है। भौतिक विज्ञान में सबसे पहले सदिश राशि कौन सी है? तो वेग सदिश राशि है, बाकी चाल, कार्य और दूरी ये अदिश राशियां हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है हमारे पास कि वेग समय ग्राफ का ढलान क्या प्रदर्शित करता है? तो वेग समय ग्राफ का ढलान जो प्रदर्शित करेगा वो त्वरण को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि वेग बटे समय क्या हो जाता है? वेग बटे समय या समय अंतराल त्वरण हो जाता है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपको ओएमआर शीट पर काले या नीले बाल पॉइंट पेन से काला करना होगा। अगला है बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? यानी कि एफ इंटू डेल्टा ए, एफ इंटू डेल्टा टी, ठीक है। एफ इंटू डेल्टा टी क्या होता है? ये बल का आवेग होता है। ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बल का आवेग। अगला है हमारे पास, किसी पिंड का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तथा 15 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है, तो त्वरण का मान क्या होगा? त्वरण का मान क्या होगा, ठीक है। तो एफ बराबर क्या होता है? एम ए। बल कितना आरोपित किया गया है? 15 न्यूटन। पिंड का द्रव्यमान कितना है? 5 है। तो द्रव्यमान, बल बटे द्रव्यमान क्या हो जाएगा? एफ बराबर एम ए से, एफ बराबर एम ए से ए क्या हो जाएगा? ए एम को इसके नीचे भेज देंगे तो एफ अपॉन एम हो जाएगा, ठीक है। 15 न्यूटन का है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, 5 का 3 बार भाग जाएगा, तो कितना त्वरण हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे बात को? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ये तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। इसका सी वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो चाल बराबर दूरी बटे समय से इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे। 6 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 3.6 किलोमीटर या 0.36 किलोमीटर। सही उत्तर बताओ, जल्दी से सॉल्व करो। बिल्कुल साधारण सा न्यूमेरिकल है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, सही उत्तर आपको सही ऑप्शन कमेंट में बताना है बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 की दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। ठीक है, किस पर निर्भर नहीं करता है? उनके बीच की दूरी पर करता है। यहां पर सूत्र लिख लेना, एफ बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। ये सूत्र है हमारा, ठीक है, m1 m2 बटे आर स्क्वायर। तो दूरी पर तो भैया निर्भर करता है, क्योंकि नीचे आर दूरी ही है। उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर भी निर्भर करता है, m1 m2 पर भी निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर भी निर्भर करता है, सही बात है। द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर F बराबर जी m1 m2 आर बटे आर स्क्वायर में कहीं पर भी m1 प्लस m2 नहीं है।
मतलब द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि गुणनफल पर तो निर्भर करता है सूत्र के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व कैसे निकालेंगे? जैसे किसी तरल का हम घनत्व निकाल रहे हैं, तो उसका घनत्व, ठीक है, उस तरल का घनत्व डी उस लिक्विड का और डी वाटर का, तो दोनों घनत्व हैं, दोनों के मात्रक कट जाएंगे, तो आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होगा। ये डी वाला सही है। अब केमिस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट होती है उपखंड खा में। ओएमआर वाले प्रश्नों में केमिस्ट्री में क्या क्या करना है बच्चों, देख लेंगे केमिस्ट्री में क्या करना है। तो केमिस्ट्री में लिखा हुआ है कि शुद्ध गलती बर्फ का तापमान कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। और केल्विन क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में जब हम 273.15 केल्विन जोड़ते हैं तो वो केल्विन में बदल जाता है। तो यहाँ पर 273 केल्विन क्या होगा, शुद्ध गलती बर्फ का तापमान होगा 273 केल्विन। यहाँ पर ये वाला सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि डिग्री सेल्सियस में अगर 273 जोड़ देंगे तो वो केल्विन में बदल जाता है। तो डिग्री सेल्सियस में कितना दिया है, 27 दिया है, ठीक है, और इसमें कितना जोड़ेंगे, 273 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। क्या बी वाला ऑप्शन सही है? जी हाँ, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन सही है। 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 300 केल्विन। अगला है दूध से क्रीम अलग की जाती है अपकेंद्रण द्वारा, अपकेंद्रीकरण द्वारा, सेंट्रीफ्यूजल मशीन द्वारा। एक बर्तन में तेजी से क्रीम को घुमाया जाता है तो दूध से क्रीम अलग हो जाती है उनके कणों के घनत्व के आधार पर। जो कण भारी होते हैं वो दूर चले जाते हैं घुमाने पर मशीन को, तो अपकेंद्रीकरण कहते हैं इसको, सेंट्रीफ्यूजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही है बच्चों। सल्फर क्या है, सल्फर एक अधातु है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। लोहे का प्रतीक क्या है, Fe लोहे का प्रतीक होता है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। NH3 में N की संयोजकता क्या है, तो N की संयोजकता 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, तो यहाँ पर कितनी संयोजकता हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब उपखंड गा आ जाता है जिसमें बायो के प्रश्न पूछे गए हैं। एक कोशिकीय जीव कौन है, तो क्लेमाइडोमोनास भी एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम भी है, अमीबा भी है, तो ये सभी यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। अगला है शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका जो होती है उसी से हमारे शरीर की संरचना है, उसी से हमारे शरीर की सारी क्रियाएं चलती हैं, तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। अगला है आत्मघाती थैलियां किन्हें कहते हैं, तो कोशिका के भीतर एक कोशिकांग होता है लाइसोसोम, जिसमें विभिन्न एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स अगर फट जाती है, ये लाइसोसोम का जो स्ट्रक्चर फट जाता है, तो ये एंजाइम्स कोशिका को नष्ट कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें आत्मघाती थैलियां कहते हैं। तो लाइसोसोम सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चालनी नलिकाएं किन में पाई जाती हैं, जाइलम में, फ्लोएम में, कैम्बियम में, या कोई नहीं। इसका सही उत्तर आपको कमेंट में बताना है कि जाइलम में चालनी नलिकाएं होती हैं या फिर फ्लोएम में। पूरा उत्तर लिखना कि फ्लोएम में चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं या जाइलम में चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं या कैम्बियम में चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। अगला है कौन सी पेशी ऊतक जंतु की इच्छानुसार कार्य करते हैं, तो इच्छानुसार करते हैं रेखित, अरेखित, अनैच्छिक पेशियां होती हैं और हृदय पेशी भी। तो हृदय पेशियां तो हमेशा काम करती ही रहती हैं, क्योंकि हमारा हृदय हमेशा धड़कता ही रहता है, स्पंदन करता ही रहता है, बीट करता ही रहता है। शैवाल का उदाहरण क्या है, तो मॉस जो है वो शैवाल का उदाहरण है। ठीक है, मॉस क्या है, शैवाल का उदाहरण है। मॉस क्या है, शैवाल का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि यीस्ट कवक का उदाहरण है। प्रोटोजोआ अलग जीव होते हैं, प्रोटिस्टा इनका पूरा एक किंगडम होता है, किंगडम प्रोटिस्टा। तो मॉस जो होते हैं, जो काई भी हम जिसको बोल सकते हैं, वो शैवाल के उदाहरण है। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला है किस संघ के जंतुओं में जोड़ीदार टांगे पाई जाती हैं, तो ऑर्थोपोडा में जोड़ीदार उपांग, जोड़ीदार टांगे पाई जाती हैं। देखना आपके अलग अलग जोड़ से बने होते हैं, किन्हीं कीट पतंगों के, चींटियों के, पतंगों के, बरैया के, इनके पैर आप देखोगे तो ये जोड़ीदार टांगे इनमें पाई जाती हैं। अब यहाँ पर लिखने वाले प्रश्न आ जाएंगे बच्चों, 50 नंबर के लिखने वाले, ये कॉपी पर करना है। यहाँ तक 20 प्रश्न समाप्त हो गए 20 नंबर में, जिनको हमें OMR शीट पर करना था।
तो अब देखो यहाँ पर लिखने वाले प्रश्न है दूरी विस्थापन में अंतर, बच्चों वाला प्रश्न आना चाहिए। चाल तथा वेग में दो अंतर आना चाहिए। 1 नंबर का ये दोनों अंतर लिखना है, सॉरी 4 नंबर में ये दोनों अंतर लिखना है। इसके बाद देखो अगला है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करती है। कार का त्वरण ज्ञात करो, उस समय में कार द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करो। इसके बाद संतुलित और असंतुलित बलों में 4 अंतर लिखो। ये जरूर आता है प्रश्न, संतुलित और असंतुलित बलों में ये तैयार करना है आपको। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जड़त्व किसे कहते हैं, इनर्शिया किसे कहते हैं, विराम तथा गति अवस्था में जड़त्व को समझाइए। चलती बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बैठे यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। तो ये 6 नंबर का प्रश्न है। नहीं आता तो गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण बल का नियम लिखिए तथा इसका सूत्र लिखकर जी का मान और मात्रक लिखिए। वही सूत्र जो भी मैंने आपको बताया था, जी m1m2 बटे r स्क्वायर। m1m2 क्या है, कणों का द्रव्यमान है, पिंडों का द्रव्यमान है। जी क्या है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। एफ क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण बल जो लगेगा दो पिंडों के बीच में। और आर क्या है, उन पिंडों के बीच की दूरी है जिसका स्क्वायर रहता है। अगला प्रश्न, एक सेकेंड। अगला अब यहाँ पर उपखंड खा आ जाता है जहां पर केमिस्ट्री पूछी गई है। केमिस्ट्री में देखो निम्नलिखित की परिभाषाएं लिखिए। विलायक जिसमें किसी विलेय पदार्थ को घोला जाता है, विलेय जो विलेय पदार्थ घुलता है, विलायक प्लस विलेय पदार्थ यानी कि किसी शुद्ध विलायक में जब हम विलेय पदार्थ घोलते हैं तो विलयन बन जाता है। संतृप्त विलयन जिसमें उस ताप पर और अधिक विलेय पदार्थ घोला ना जा सके। वाष्पीकरण क्या है, मतलब जिस तापमान पर कोई द्रव भाप में बदलने लगता है, वाष्प में बदलने लगता है, तो उससे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और जब भाप में बदलने लगता है कोई लिक्विड, कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगता है तो उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। गर्मियों में घड़े में रखा जल ठंडा क्यों हो जाता है, जरा टीचर से आपने पूछना कि गर्मियों में जो घड़े का जल होता है वो ठंडा क्यों हो जाता है। देखते हैं कि वो आपको इसका उत्तर क्या देते हैं। अगला है, तत्व तथा यौगिक में 3 अंतर लिखो, परमाणु तथा अणु में 3 अंतर लिखो। तो ये 6 नंबर का प्रश्न, सिंपल है, आसान है, हो जाना चाहिए। इसके बाद नहीं आता ये वाला, तो ठोस द्रव के अणुओं की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वही ठोस द्रव गैस में आपको अंतर पता है, वो आपको आना चाहिए। इसके बाद बायो वाले सेक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और कार्यों का उल्लेख। माइटोकॉन्ड्रिया हम जानते हैं, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया बनती है, उसका संरचना क्या है, चित्र बना सकते हैं, कार्य बता सकते हैं। श्वसन का कार्य होता है कोशिका में। एडीपी से एटीपी ऊर्जा वहीं बनती है जिसका जैविक कार्यों के लिए उपयोग होता है। एपिथीलियम ऊतक क्या है, एपिथीलियम ऊतक क्या है, ये कार्य के आधार पर एपिथीलियम ऊतक कितने प्रकार के होते हैं स्पष्ट कीजिए। तंत्रिका कोशिका की संरचना का चित्र याद कर लेना। वही इस तरह से तंत्रिका कोशिका बनती है, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, एक्सॉन, रेनवियर का नोड, ठीक है, डेंड्रॉइड्स, ठीक है, और माइलिन शीथ, ये सारे सिनैप्स, ये सारी चीजें आपको तंत्रिका कोशिका में बनानी है। इसके बाद पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिका में 6 अंतर लिखो। ये प्रश्न जरूर आता है, लॉन्ग में जरूर याद करना है। पादप कोशिका यानी प्लांट सेल, जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल में 6 अंतर आपको बताना है 6 नंबर में। अथवा संघ प्रोटोजोआ के जंतुओं के लक्षण और उदाहरण लिखे। अगर ये वाला प्रश्न नहीं आता, वैसे तो यही सब कर लेंगे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, प्लांट और एनिमल सेल में अंतर नहीं आता तो संघ प्रोटोजोआ के जंतुओं के लक्षण और उदाहरण लिखेंगे। तो बिल्कुल आसान पेपर है बच्चों। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल भी है, वहां पर भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये सारा पेपर आपको मिल जाएगा, वहां पर आप ज्वाइन करो और इसको सॉल्व करो। ज्यादातर पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी भी मॉडल पेपर यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, तो कोई भी पेपर आपसे मिस ना हो। इसको मॉडल पेपर की तरह सॉल्व करना, क्योंकि ये मॉडल पेपर है, इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। बच्चों आप बार बार ये पूछते हो कि क्या सर यही आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। सेम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन आप ये करो ना कि आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो, इसी के आधार पर अपनी तैयारी को अच्छा बनाओ, जिससे आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से हल कर पाओ। जब आप इनको सॉल्व करके जाओगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको पता होगा कि पेपर में, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे हाफ ईयरली या ईयरली या प्री बोर्ड या बोर्ड में।
तो सारे मॉडल पेपर यहाँ पर मिलते हैं। 9 से 10th में जाओगे वहां पर भी पेपर आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलती रहती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सॉल्व करो, कोड मिलता है तो सेम भी आ सकता है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी बच्चों, थैंक यू एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।